हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी की प्रैक्टिस सेट की क्लास कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 7। जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो आज हम लोगों का 7 रहने वाला है। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और उनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने अच्छी तरीके से की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई है प्रैक्टिस सेट को तो मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को परेशान ना होने पड़े इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पर जब विजिट करेंगे तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनेगी प्रैक्टिस सेट के नाम से, झारखंड प्रैक्टिस सेट के नाम से मैंने उसमें प्लेलिस्ट बना दी जिससे आप लोगों को परेशान होने की कहीं जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। आज की पीडीएफ थोड़ी सी साफ नहीं है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं लेकिन हम लोगों को करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक देश की आर्थिक प्रगति का उचित मापक है। एक देश की इकोनॉमिक प्रोसेस, आर्थिक प्रगति जो होती हैं उनका उचित मापक हम लोग किस प्रकार से करते हैं? तो सकल घरेलू अनुपात से, सकल घरेलू उत्पाद से, शुद्ध घरेलू उत्पाद से और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से या फिर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। तो हम लोग किससे आर्थिक प्रगति का अंदाजा लगाएंगे एक देश के लिए? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक देश की आर्थिक प्रगति का जो उचित सूचक है या मापक है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इसे मान लो कि पर्सनल अगर हम लोग बोलते हैं तो इसे प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय, और ये किसका पार्ट है? ये इकोनॉमिक का पार्ट है, इकोनॉमिक का पार्ट। इकोनॉमिक्स की क्लासों में हम लोगों ने इसको किया हुआ है और नहीं किया है तो हम लोग करने वाले हैं। आप लोग कहते ना है कि हम कब करेंगे डिटेल में क्लास, तो डिटेल में क्लास भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकिन प्रैक्टिस सेट तो मैं लगातार करता हूं, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट लगातार करता रहूंगा आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि लागत मात्रा विश्लेषण निम्नलिखित में से किस मान्यता पर आधारित नहीं है? इनमें से लागत मात्रा विश्लेषण जो है वो इनमें से किस मान्यता पर आधारित नहीं है? उत्पादों का विक्रय मिश्रण स्थिर रहता है, उत्पादों का विक्रय मिश्रण स्थिर रहता है, स्टॉक की मात्रा वर्ष में परिवर्तनशील है, आय एवं लागत निर्धारित सीमा में रेखिक हैं, माल का मूल्य व मजदूरी अपरिवर्तनीय है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि लागत मात्रा विश्लेषण निम्न में से किस मान्यता पर आधारित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो लागत मात्रा लाभ जो है हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, पीवी रेशियो जिसे बोलते हैं। तो इसमें जो है स्टॉक की मात्रा वर्ष में परिवर्तनशील है, ये इसमें आधारित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। हमसे नहीं पूछा था और ये बाकी की चीजें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इनकम टैक्स से है कि कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत करमुक्त है। करमुक्त होगा कौन सी धारा के अंतर्गत? करमुक्त होगा जो कृषि आय है तो भाग 15 के अंतर्गत, भाग 6 के अंतर्गत, भाग 10 के अंतर्गत या फिर भाग 10 के उपधारा 1 के अनुसार। तो ये जो है कृषि आय आयकर के किस धारा के अंतर्गत करमुक्त होगा? इसका सही आंसर है हम लोगों का कि भाग 10 की उपधारा 10 के अंतर्गत ये जो है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक अवयस्क की आय उसके संरक्षक की कर योग आय में जुड़ जाएगी यदि आय 1500 से अधिक हो, 1500 हो, अवयस्क की समस्त आय या फिर अवयस्क की समस्त आय आयकर मुक्त होगी एवं फर्म जो नावों का निर्माण करती है कि प्रति माह स्थिर लागत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको इनकम टैक्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर है 1500, आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है
कि 2,60,000 रुपए हैं, 2,60,000। नाव का विक्रय मूल्य जो दिया है वो दिया है, नाव का विक्रय मूल्य दिया है 35,000 रुपए। परिवर्तनशील लागत प्रति नाव दी है 15,000 रुपए। बोट यार्ड में 20 नावें प्रति माह निर्माण की जा सकती हैं। फर्म का समविच्छेद उत्पादन होगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, पहले इसको क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा इसके पार्ट है, एक सेकेंड। थोड़ा सा यहाँ पे एक जो 2,60,000 है, यहाँ पे आगे वैल्यू आगे कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक फर्म जो नावों का निर्माण करती है, मतलब नाव मतलब बोट, नावों का निर्माण करती है। एक फर्म जो नावों का निर्माण करती है कि प्रति माह स्थिर लागत की प्रति माह स्थिर लागत, यहां से क्वेश्चन हम लोगों का स्किप था। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ कि एक फर्म जो नावों का निर्माण करती है कि प्रति माह स्थिर लागत जो है वो है हम लोगों की 2,60,000। नाव का विक्रय मूल्य दिया है 35,000 रुपए। परिवर्तनशील लागत जो है वो 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए है प्रति नाव। बोट यार्ड में 20 नावें प्रति माह निर्माण की जा सकती हैं। फर्म का समविच्छेद बिंदु आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। BEP पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, वो भी यूनिट्स में पूछा है, उत्पादन में पूछा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसको जो राइट आंसर है हम लोग निकालेंगे तो इसको यूनिट में निकालेंगे। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइड कर देते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप लोग कहेंगे कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा पर यूनिट में, तो कंट्रीब्यूशन को भी हम लोग निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन जो है वो अगर हम लोगों को नहीं दिया जाता है, पहली बात तो दिया गया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर नहीं दिया जाता है तो हम लोग निकाल भी लेते हैं। तो अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हम लोग लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑफ, चलो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये कॉस्ट अकाउंट का पार्ट है, इसको हम लोग करने वाले हैं। बस थोड़ा सा समय मिल जाए आप लोगों को, यही चैप्टर हम लोगों को पढ़ाना है क्योंकि मोस्ट होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो सेल कितनी है। तो इसका राइट आंसर कैसे होता है, तो S माइनस V होता है। वैसे तो कंट्रीब्यूशन जो C बराबर अगर पूछता है कंट्रीब्यूशन बराबर, तो होता है C माइनस V। C क्या है, तो C है कंट्रीब्यूशन, S क्या है, सेल है, और V मतलब वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसमें जो है इसका हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे कि S कितना है हम लोगों का, तो वो है 35,000 रुपए। S कितना है 35,000 रुपए, और माइनस करेंगे हम लोग V कितना दिया है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है 15,000 रुपए, तो 15,000 माइनस कर देंगे। तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, तो वो आ गया 20,000 यूनिट। तो वो कितना आ गया, 20,000 रुपए आ गया। ठीक है, 20,000 रुपए। तो हम लोग निकालेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट दी है 2,60,000, 2,60,000, और डिवाइड कर देंगे कितने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकाला है, 20,000 रुपए पर यूनिट। अब इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से इसको कट करेंगे, तो ये आंसर आएगा हम लोगों का 13 नाव।
तो 13,9 हम लोगों का बी ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ये चैप्टर मुझे पढ़ाना है और मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि बैंक में भुनाया गया बिल है। बैंक में भुनाया गया बिल कैसा होता है, संभव दायित्व होता है, चालू दायित्व होता है, चालू संपत्ति होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बैंक से हम लोग कोई बिल भुनाते हैं तो वो क्या है हम लोगों का, तो उससे पूछा गया है संभव दायित्व है, चालू दायित्व है, चालू संपत्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है, तो वो हम लोगों का संभव दायित्व है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि -4, -3, 0, 3, 4 संख्याएं कितनी दी हैं, तो -4 है, उसके बाद है -3, उसके बाद है 0 है, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4 का औसत क्या होगा। तो क्या औसत मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग औसत निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले नंबरों को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखो माइनस के 4 और ये प्लस के 4 कट होंगे, क्योंकि ये जोड़ने में हम लोगों को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद माइनस के 3 प्लस के 3 से खत्म। तो 0 क्या है, 0 तो हम लोगों का क्या होगा, 0 में अगर हम लोग 5 का भाग देंगे तो कितना होगा, 0 ही तो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, मैंने आप लोगों को लेखांकन समीकरण के बारे में बताया हुआ है। लेखांकन समीकरण क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की जाती है, तो लेखांकन समीकरण क्या होता है, तो लेखांकन समीकरण बराबर होता है पूंजी प्लस दायित्व बराबर किसके होता है, तो वो होता है दायित्व बराबर पूंजी प्लस दायित्व बराबर किसके होता है, संपत्ति के। तो हम लोगों को संपत्ति बराबर पूंजी, तो ये ऑप्शन गलत है। संपत्ति बराबर दायित्व पूंजी, तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, और 9 में लिखा हुआ है अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एसपी एजुकेशन को। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि यदि महिला करदाता की कृषि आय है 8,000 रुपए, कोई महिला करदाता है, उसकी कृषि आय कितनी दी है, उसकी कृषि आय जो दी है वो दी है 8,000 रुपए। उसकी कृषि आय उसकी कुल आय में जोड़ी जाएगी यदि कुल आय निम्नलिखित से अधिक हो। तो निम्नलिखित से अधिक हो, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब लिमिट थोड़ी सी अलग कर दी है, इनकम टैक्स ने स्लैब थोड़ी सी अलग कर दी है, तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बाद में हम लोग इसमें से सुधार करेंगे। एक महिला करदाता की कृषि आय 8,000 रुपए है, उसकी कृषि आय उसकी कुल आय में जोड़ी जाएगी यदि उसकी कुल आय कितने से अधिक होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को कुछ सिलेबस चेंज हो गई हैं, उनको हम लोगों को देखना पड़ेगा इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रब्याजी को बोलते हैं शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है, कि किस उद्देश्य के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। ऋण पत्रों पर छूट को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों को छूट पर अपलिखित करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को रिटर्न ऑफ करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए, बोनस शेयर को इशू करने के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि 5 इकाइयां के उत्पादन पर चालू लागत, 5 इकाइयों के उत्पादन पर चालू लागत जो है वो 100 रुपए है। यदि स्थिर लागत 40 रुपए है तो 5 इकाइयों की कुल औसत लागत क्या होगी, ये आंसर आप लोगों को बताना है।
इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हम लोग निकालेंगे कैसे? सबसे पहली बात, इसका जो राइट आंसर है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोगों को देखना है। देखो, सबसे पहले एक चालू लागत को बोलते हैं। चालू लागत को अगर बोला जाता है तो इसको हम लोग करंट कॉस्ट बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं। तो एक तरीके से ये हम लोगों की कैसी कॉस्ट है? तो ये हम लोगों की वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये हम लोगों की वेरिएबल कॉस्ट है और ये हम लोगों की फिक्स कॉस्ट है। आप लोगों को पता होगा कि कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें दोनों जो होती हैं, पहली बात तो कॉस्ट जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कॉस्ट की क्लास में, अगर आप लोगों ने क्लासें देखी होंगी तो। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई लागत, कोई चीज बनती है तो उसमें जो होती हैं लागतें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो इनको हम लोग लागतों को ऐड करेंगे। तो अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट प्लस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम लोगों की क्या आ जाएंगी? तो हम लोगों की आ जाएंगी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है? तो वेरिएबल जो कॉस्ट है वो दी है 100 रुपए, और हम लोगों को फिक्स कॉस्ट कितनी दी है? तो वो दी है 40 रुपए। तो टोटल कॉस्ट हम लोगों की कितनी हो जाएगी? 140। अब हमसे पूछा गया है कि 5 इकाइयों का औसत बताइए। तो 5 इकाइयों की लागतें ये हैं, कुल लागत कितनी है? 140। तो एवरेज कॉस्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? तो यूनिट से डिवाइड कर देंगे, जितने यूनिट हमने बनाए हैं। तो हम लोग इसमें से आंसर इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो ध्यान से कि टोटल कॉस्ट कितनी दी है? 140, और डिवाइड कितने से करेंगे? 5 से। तो 5 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10 और 4 बचे यहाँ पे, तो 5 8 40। तो ये आंसर जो है कितना हो गया कि 28 रुपए। तो एक यूनिट की जो औसत लागत है वो कितनी है? 28 रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि व्यवसाय का अर्थ है। व्यवसाय का क्या अर्थ है? तो व्यवसाय जो होता है, व्यवसाय को हम लोगों ने कितने भागों में बांट रखा है? पहली बात तो व्यवसाय को हम लोगों ने 2 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो एक है हम लोगों का वाणिज्य है और एक है हम लोगों का उद्योग है, जिसे इंडस्ट्री बोलते हैं। वाणिज्य को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। वो 2 भाग कौन से हैं? तो उन 2 भागों की बात करते हैं। तो पहला भाग है हम लोगों का व्यापार, ठीक है, और दूसरा है हम लोगों का व्यापार के सहायक। मैं डिटेल में क्लास इसलिए नहीं करता कि आप लोगों को ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए नहीं करता। ठीक है, व्यापार के सहायक। अब व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो वो होता है, आप लोगों को पता है कि वो 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है देसी व्यापार और एक होता है विदेशी व्यापार। एक होता है हम लोगों का देसी व्यापार और एक होता है हम लोगों का विदेशी व्यापार। अब देसी व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो वो होता है 3 प्रकार का, वही मैंने आपको बता दिया था। तो देसी व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो एक होता है स्थानीय व्यापार, एक होता है हम लोगों का राज्य व्यापार, और एक होता है हम लोगों का अंतरराज्यीय व्यापार। आप लोगों को पता होगा, ये ज्यादातर चीजें सब लोगों को पता है। अब बात आती है कि
इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया था। और भी वैसे बहुत सी बातें व्यापार के सहायक की बात है, हम लोग देसी विदेशी व्यापार भी हम लोगों का 3 प्रकार का होता है, आयात, निर्यात और खुदरा निर्यात। ये बातें ज्यादातर लोगों को पता होती हैं। लेकिन अब बात आती है कि व्यवसाय, हमसे लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्यवसाय का अर्थ है, तो व्यवसाय का अर्थ वाणिज्य तो बिल्कुल नहीं है। तो व्यवसाय का जो अर्थ है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कि वाणिज्य प्लस उद्योग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसी से हम लोगों ने हल कर लिया है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरे को सही आंसर हो जाएगा। और डिटेल की क्लास के लिए आप टेंशन ना लें, मैं आप लोगों के लिए क्लास करूंगा, बिल्कुल करवाऊंगा आप लोगों के लिए। बस मुझे टाइम है उसमें शॉर्ट है मेरे पास, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जरूर करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि श्री पवन का जन्म 18 अप्रैल 1986 को भारत में हुआ है और बाद में उन्होंने यूएसए से नागरिकता ले ली है। ना तो उनके माता पिता तथा ना ही उनके दादा का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। इस स्थिति में पवन को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाएगा, भारत का नागरिक कहा जाएगा, या फिर विदेशी कहा जाएगा, और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो चैप्टर है अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है तो मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स में निवासी और अनिवासी के संबंध में आप लोगों को मैंने 3 क्लासें ली हुई हैं, 3 क्लासें, उनमें से आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी वहां से, तो उनको जरूर देखें। तो श्री पवन जो है 18 अप्रैल 1986 को भारत में हुआ है, ठीक है, उनका जन्म जो है वो भारत में हुआ है। उन्होंने यूएसए से नागरिकता ले ली है, तो वो क्या कहे जाएंगे, इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि वो विदेशी कहे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहां से नागरिकता ले ली है, तो उन्होंने यूएस से नागरिकता ले ली है, तो वो विदेशी कहे जाएंगे। वो क्या कहे जाएंगे, विदेशी कहे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि बाजार के आकार को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण निर्धारक है। बाजार के आकार को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण निर्धारक है मुद्रा प्रसार, मौद्रिक प्रसार, विनियोजकों के अवसर, उत्पादकता, बचत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुद्रा के आकार को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण निर्धारक है मुद्रा प्रसार है, विनियोजकों के अवसर लिए, उत्पादकता है, या फिर बचत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विनियोजकों के लिए अवसर जो है उसकी जो है महत्वपूर्ण निर्धारक की बात हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि यदि शुद्ध लाभ 1,50,000, नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है हम लोगों को 1,50,000 रुपए, पूर्वाधिकार लाभांश जो है वो 25,000 है, कर दिया है 10,000 रुपए, समता अंश पूंजी प्रत्येक 10 रुपए पर 10 लाख प्रति अंश आय होगी। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि समता अंश पूंजी प्रत्येक 10 रुपए पर 10 लाख ही लिखा हुआ है, जिसको देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे जो है हाँ बिल्कुल सही है क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हाँ, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका जो देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो दिया है वो 50 दिया है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, उसमें लगाएंगे लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स माइनस करेंगे, और टैक्स कितना है तो वो दिया है 10,000 रुपए। अब हम लोगों ने आय प्राप्त की है तो हम लोगों को टैक्स तो देना पड़ेगा। अब जो शेष आय बची है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बचा हुआ है। अब इसमें से हम लोग सबसे पहले किसको देंगे, तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश को लाभांश दिया जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे, कितना देंगे 25,000 रुपए देंगे। शेष कितना बचा अमाउंट, शेष बचा हम लोगों का 1,15,000 रुपए। कितना बचेगा 1,15,000 रुपए। तो ये अमाउंट किसके लिए है, तो ये अमाउंट है अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, तो हम लोगों को ये जो अमाउंट है तो ये किसके लिए है, तो आप कहेंगे कि ये इक्विटी शेयर के लिए है, इक्विटी शेयर लेंगे। तो इक्विटी शेयर को हम लोग देंगे
तो इक्विटी शेयर को हम लोग देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तो इक्विटी शेयर को सबसे पहले हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर में निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को इक्विटी शेयर को मिलते कितने हैं, तो 1,15,000 मिल रहे हैं। और कितने लगाने के बाद, तो यहाँ पे जो 10 लाख लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लाख है। कितना है, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा हम लोग एरर है, यहाँ पे मैंने बोला था ना यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए है। तो 1,15,000 हमने प्राप्त किए हैं और कितने लगाने के बाद, 1 लाख अंश लगाने के बाद, 1 लाख अंश है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि ये रुपए लिखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे यहां से और यहां से 2 बिंदी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.15। तो अर्निंग पर शेयर में कितना है, तो 1.15 बिल्कुल सही आंसर है। ये जो गलत, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि साझेदारी फर्म की आय में साझेदारों का भाग होता है। साझेदारी फर्म की आय में साझेदारों का भाग होता है, करयोग्य होता है, करमुक्त होता है, पूर्णतः करमुक्त होता है, आंशिक करमुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पूर्णतः करमुक्त होता है। पूर्णतः करमुक्त होता है। साझेदारी फर्म की आय में साझेदारों का जो भाग होता है वो पूर्णतः करमुक्त होता है, क्योंकि हमने जो है साझेदारी में पहले ही टैक्स दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में कि पोस्ट ऑफिस के एकल बचत खाते से प्राप्त ब्याज की रकम किस सीमा तक आयकर मुक्त है। कौन सी सीमा तक जो है आयकर मुक्त है और कौन सी पोस्ट ऑफिस की बात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का सी ऑप्शन, 3500 रुपए तक की आय जो है ब्याज की राशि पर हम लोगों का कर मुक्त है, और उससे अधिक अगर हम लोगों को ब्याज मिलेगा तो उसको हम लोग टैक्स लगाना पड़ेगा, उस पर टैक्स लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रियात्मक संगठन का एक प्रमुख लाभ है। क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है, कौन सा लाभ है, विशिष्टीकरण, सरलीकरण, विशेषज्ञ सलाह या फिर अनुभव। तो क्रियात्मक संगठन का प्रमुख जो लाभ है तो वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि विशिष्टीकरण जो है क्रियात्मक संगठन का एक लाभ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य बताइए। निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य बताना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्टैटिक्स में करवाया हुआ है, और स्टैटिक्स में अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है तो प्लीज करिए जरूर जाके, वहां से स्टैटिक्स में 16-17 क्लासें हुई हैं, मैंने आप लोगों को करवाई हुई हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में रूप में दे रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में। अब 20 में क्या लिखा हुआ है कि यदि कारखाना मैनेजर को लाभ का 10% मिलता है, कमीशन उसका लाभ का 10% तथा कमीशन काट कर मिलता है, ठीक है। यदि लाभ 2200 रुपए है तो कमीशन होगा। यदि कारखाना मैनेजर को लाभ 10% कमीशन उसका कमीशन काट कर मिलता है तो उसका यदि लाभ जो है वो 2200 है तो कमीशन क्या होगा, ये इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे कि कमीशन की राशि निकालने के लिए हम लोग जो करते आए हैं उसको करेंगे कि लाभ मल्टीप्लाई कमीशन की दर और डिवाइड कर देते हैं 100 से और प्लस में कमीशन की दर। अब लाभ कितना दिया है, तो लाभ दिया है 2200, कमीशन की दर कितनी है 10 और 100 प्लस 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22
100 है ही, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 22,000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 110। ये बिंदी यहाँ से कट हो जाएगी और 11 दूनी 22 हो जाएंगे और 200 हो जाएंगे यहाँ पे दो बिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि एक एकाधिकारी निर्धारित कर सकता है, मूल्य निर्धारित कर सकता है, उत्पादन निर्धारित कर सकता है, या तो मूल्य या फिर उत्पादन निर्धारित कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो एक एकाधिकारी निर्धारित क्या क्या कर सकता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मूल्य, उत्पादन, या तो मूल्य या फिर उत्पादन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एक एकाधिकारी या तो मूल्य या उत्पादन निर्धारित कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं में से यदि ह्रास घटा दिया जाए तो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा, सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा, या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, नेशनल इनकम में हम लोग इनको पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23, और 23 में लिखा हुआ है कि बाजार में विक्रेता पर कर का भार सबसे अधिक पड़ेगा जब वस्तुओं की पूर्ति तथा मांग दोनों लोचपूर्ण हो। पूर्ति तथा मांग लोचपूर्ण नहीं है, यदि मांग लोच रहित है तथा पूर्ति लोचपूर्ण है, यदि मांग लोचपूर्ण है तथा पूर्ति लोच रहित है, तो बाजार में विक्रेता पर कर का भार सबसे अधिक पड़ेगा जब क्या होगा, तो जब मांग लोचपूर्ण होगी तथा पूर्ति लोच रहित होगी। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, आज के क्वेश्चन हम लोग 25 को करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन हम लोगों को 25 करेंगे आज की क्लास में, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में और भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है। उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, जननिक, रचनात्मक, निष्कर्षण, जननिक, रचनात्मक, निष्कर्षण, और एक और होता है हम लोगों का, वो उद्योग का नाम है, एक होता है हम लोगों का, हम लोग लिख लेते हैं, एक होता है हम लोगों का जननिक उद्योग, एक होता है हम लोगों का निर्माणी उद्योग, एक होता है हम लोगों का रचनात्मक उद्योग, और एक होता है हम लोगों का निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग, उद्योग ये 4 प्रकार के होते हैं। तो निम्न में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है। निष्कर्षण का मतलब कि कहीं से कोई चीज निकालना। पशु उत्पादन करना, पशु उत्पादन नहीं है। पौधे लगाना बिल्कुल नहीं है। शिकार करना लोहा एवं स्टील। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और भी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ठीक है। मैंने सोचा कि 25 ही हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ऋण नहीं है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय ऋण नहीं है। भविष्य निधि, जीवन बीमा पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, या फिर दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय ऋण नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इनमें से जो राष्ट्रीय ऋण जो है वो नहीं है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है वो राष्ट्रीय ऋण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक स्टॉक दिया है 15,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक, जिसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और ओपनिंग स्टॉक दिया है 15,000 रुपए। परचेज दिया है, अगर परचेज की बात करें तो परचेज दी है 40,000 रुपए सॉरी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है 52,000 रुपए, और सोल्ड दिया है, सेल दिया है, वो दिया है 57,000 रुपए। हमसे पूछा गया है सकल लाभ या फिर हानि होगी, तो क्या होगा, सकल लाभ होगा या फिर हानि होगी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो ध्यान से कि अगर हम लोग बात करना चाहें तो सेल कितनी है। सेल दी है 57,000 रुपए, और सेल में से हम लोग अगर लागत को माइनस कर देते हैं तो वो है 52,000 रुपए, क्योंकि लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो हम लोग यहां से अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो वो हम लोगों का आ जाएगा 5,000 रुपए। अब हम लोग देखो 57 का हमने बेचा है माल, और हमने लगाए कितने हैं 52,000 रुपए, तो हम लोग कितने में रहे, प्रॉफिट में रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5,000 रुपए का प्रॉफिट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि काल श्रेणी प्रदर्शित करती है। काल श्रेणी प्रदर्शित करती है, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। निष्पक्ष दिशा, अल्पविधि उच्चावचन, दिशा, मौसम, चक्रीय एवं अनियमित परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काल श्रेणी प्रदर्शित क्या करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है काल श्रेणी दिशा, मौसम, चक्रीय एवं अनियमित परिवर्तन प्रदर्शित करती है। काल श्रेणी स्टैटिक्स में मैंने पढ़ाई हुई है, आप लोगों को अलग से स्टैटिक्स की 5 क्लासें मिलेंगी। एक 16 क्लासें मैंने अलग की हुई हैं और 5 क्लासें मैंने अलग करवाई हुई हैं। उसी में हम लोगों को टाइम सीरीज के जो टाइम सीरीज की आप लोगों को क्लास जरूर मिल जाएगी। आप लोग वहां से जाके इसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द पूरी क्लासें आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। उसके बाद 28 नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि मांग की आय लोच सस्ती, मांग की आय लोच सस्ती वस्तुओं के संबंध में होगी। मांग की आय लोच सस्ती वस्तुओं के संबंध में होगी, धनात्मक होगी, शून्य होगी, ऋणात्मक होगी या अनंत होगी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऋणात्मक होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए के मूल्य के पूर्ण याचित 30 रुपए 30 अंशों का अपहरण जब्त किया। मतलब कि 10 रुपए वाले 30 अंश जब्त किए हैं, 30 अंश 10 रुपए वाले जब्त किए हैं, जिन पर आवंटन 3 रुपए प्रति अंश तथा याचना 4 रुपए प्रति अंश दे थे। ये अंश 8 रुपए प्रति अंश पूर्ण चुकता है। पुनर्मूल्यांकित किए गए पूंजी संचय में हस्तांतरित किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से कि 30 अंशों की हरण राशि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। 30 अंशों की हरण राशि, 30 अंशों की हरण राशि। अब 30 अंशों की हरण राशि की बात करते हैं तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितने आ जाएंगी, 90 रुपए। उसके बाद माइनस करेंगे हम लोग, इसमें से माइनस करेंगे पुनः
निर्गमित अंशों पर बट्टा, पुनः निर्गमित अंशों पर बट्टा, पुनः निर्गमित अंशों पर बट्टा। उसको कैसे निकालेंगे? तो ये कैसे निकालेगा? तो 30 मल्टीप्लाई 2 बराबर 60 रुपए। तो शेष राशि कितनी बची? तो शेष राशि बची हम लोगों की 30 रुपए, और इसी को हम लोग किस में डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 नंबर में कि सूची ए कंपनी अधिनियम को निम्न में से किसके लिए अपनाया जा सकता है? सूची ए में कंपनी अधिनियम को निम्न में से किसके लिए अपनाया जा सकता है? पार्षद सीमा नियम हेतु, पार्षद अंतर नियम हेतु, प्रविवरण के हेतु, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम की हम लोग इसमें बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आज की आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आगे लेकर आऊंगा और लेकर आता रहूंगा, और डिटेल में भी क्लास आप लोगों को जल्द से जल्द मिलने वाली है। तो आज की क्लास कैसी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।